अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनी मोहम्मद डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ और डॉक्टर शमाना जी के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर वीनस चैनल पर। मकसद बेहतरी पूरी इंसानियत की, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फीडबैक मिलता है आपकी तरफ से। बड़े मिच्योर्ड किस्म के लोग हैं रियली, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी कौम को तो अल्लाह सलामत रखे और सलाम हो। देखिए, हम अगर अच्छी कोशिश करेंगे अपनी हेल्थ के लिए तो हमारी जस्तजू जो है ना वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, और इससे हमारा हम नहीं, हमारे ख़ानदान नहीं, हमारा शहर नहीं, हमारा मोहल्ला नहीं, हमारा प्यारा मुल्क आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। इसलिए कोशिश किया करें कि खुश रहें और खुश रखें लोगों को, और अपने बड़ों को अपने साथ जोड़ के रखें। जब नहीं होते ना तब पता चलता है कि क्या ये आज अब हम कैसे हो गए, खाली हो गए, बिल्कुल फारिग हो गए हम। आज हम बात करेंगे, जो मुझे टॉपिक दिया गया है वो है दो चीज़ें। एक तो आज मतलब ये जो चल रहा है मामला मर्दों की हेल्थ के बारे में, और दूसरा फादर डे भी आने वाला है, तो आज 2 in 1 हम करेंगे आपके साथ। और दोनों ही मर्द इत्तेफाक से देख लें आप, और 2 मर्दियाँ भी हैं। ये अल्लाह की तारीफ़ है। डॉक्टर शवाना जी वैसे तो भारी हैं हम पे, कोई इशू नहीं है, आप इनके उसमें ना रहें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे इनसे भी कुछ पूछें मर्दों के बारे में, क्या इनकी राय है। क्या कह रहे हो साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया कि आपने मर्दों से पहले पूछा। तो दिन है ना सर, क्या करूं मैं? हाँ, मजबूरी है आपकी। जी, कैसे हैं आप खैरियत से हैं? जस्तजू विद हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोग्राम में हम हाजिर हैं और आप हमें देख रहे हैं, और रात 9 बजे इस वक्त वीनस टीवी पे। थैंक यू कि हमारे साथ जुड़ने का और स्पेशली पसंद करने का ये प्रोग्राम, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम जब आप पसंद करते हैं तो यकीनन उस पर अमल भी करते होंगे, और जैसे कि हनी मोहम्मद साहब ने कहा, तो अमल करेंगे तो ना सिर्फ आपकी अपनी लाइफ बल्कि आपकी फैमिली की लाइफ भी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी इंशाअल्लाह। बस सर यही दुआएं, यही कोशिश हैं, और आप शामिल रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आई एम श्योर इंशाअल्लाह बहुत कुछ चीज़ें आपके इल्म में आएंगी, जिससे हम बाकी होता है सुनता है, लेकिन यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से गायब कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? जी बिल्कुल। आज बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रही है, क्या मतलब ख़ास बात है क्या? बस हैप्पी फादर्स डे कहेंगे हम सबको, जितने भी हमारे दोस्त हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, उन सबको, उन सब जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं, फादर ज़िंदा हैं, उनको, जो नहीं हैं, बस एक जिनके फादर ज़िंदा नहीं हैं उनके लिए भी। अक्सर लोग माँ के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, फादर को ज़रा थोड़ा सा उनके बारे में डेज़ की कम, अब माशाल्लाह से उनका डे भी मनाया जा रहा है। और कहते हैं कि रखता था वो मुझे करीब अपने रगे जाँ से, रखता था करीब तर वो मुझे अपनी रगे जाँ से, ये बात सच है कि मेरा बाप भी कम नहीं था मेरी माँ से। माशाअल्लाह, तो माशाअल्लाह। बस यही है, एक छोटी सी बात बाप के लिए, एक ट्रिब्यूट है, एक छोटा सा ये चीज़। अल्लाह कबूल करे। थैंक यू वेरी मच। हम सब का यही ट्रिब्यूट होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे पेरेंट्स को, अब पेरेंट्स देखिए, माँ का भी अपना एक हिस्सा है, बाप का भी अपना है, दोनों का किरदार है हर एक के। मतलब अगर दोनों जुड़े हुए सही तरह से नहीं है ना तो माफ़ कीजिएगा। तो मकसद ये तो एक एज अ मैटर ऑफ रिस्पेक्ट, फादर डे, मदर डे और हस्बैंड डे, वाइफ डे, आना होता ही नहीं होता। तो ये फादर डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम एंड में जो कह देते हैं ना बच्चे, तो कुछ ज़्यादा अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं कि आपने क्या किया है, या कहियो, कितना बड़ा जुमला है ये। खैर जी, नो प्रॉब्लम। वक्त आने पर हर आदमी सीधा हो जाता है, ये तो बात तय है। तो उस दौर में आते हैं तो फिर पूछे, डॉक्टर साहब आप बताएं सर, बीइंग अ मर्द, आपकी हेल्थ के बारे में आप कितना केयर करते हैं, ये बताएं आप, ताकि पता चले इतने स्मार्ट कैसे हैं आप। हाँ, ये स्मार्ट सर, इंसान जब खुश होता है तो यकीनन बाहर से भी फिज़िकली और मेंटली अगर आप रिलैक्स हैं तो फिज़िकली तो यकीनन फिट हो जाते हैं। और अगर आप मेंटली किसी वजह से स्ट्रेस में हैं, और वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, आपके फैमिली की वजह से, बच्चों की वजह से, आपके अपने पार्टनर की वजह से, तो आप जब हेल्दी नहीं रहते मेंटली तौर पे, तो फिज़िकली भी ज़ाहिर है आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो स्ट्रेस जो है वो बहुत डिपेंड करता है आपकी हेल्थ को ऊपर नीचे करने का। तो फादर डे है, और इसके बारे में तो अल्लाह ताला कुरान में भी बार बार जिक्र करता है कि आप उफ़ तक ना कहें अपने माँ बाप को, Exactly, अगर वो बुढ़ापे में स्पेशली। और अब देखें कि
बार बार जिक्र किया है कि अल्लाह ताला की अताअत, रसूल की अताअत, फिर माँ बाप की अताअत का जिक्र बार बार है। और फिर कुरान में अल्लाह ताला बार बार जिक्र करता है और हमें भी हदायत करता है कि हम हर नमाज में पढ़ते हैं रब्बना इग़फ़िर ली वालिदिया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। आमीन। और जिसने अपने वालिद को पानी पिलाया मोहब्बत से, माशाअल्लाह। और हौज़ कौसर पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पानी पिलाएंगे अपने हाथों से। माशाअल्लाह। तो कितनी बड़ी नेमत है वालिद की। आज ही एक पोस्ट मैंने देखी और फिर उसके बाद हदीस का भी जिक्र है उसमें। तो वालिद कहते हैं कि इतना रुतबा है कि अगर बच्चे के सर पे, कहते हैं बच्चे के सर पे प्यार से अगर हाथ फेरे तो जितने हाथ के नीचे बाल आते हैं हाँ। तो अल्लाह ताला उस बच्चे के दर्जात उतने बुलंद कर देता है। आप देखें बच्चे के। माशाअल्लाह। और अगर मोहब्बत से अगर आप अपने माँ बाप को देखें, मोहब्बत भरी नज़रों जी, से जी। वालिद को देखें तो अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद करता है। और ये रुतबे हैं वो कि जिस पे आपके माँ बाप ने इतना सब कुछ लौटा के, न गर्मी देखी, न सर्दी देखी, न किसी मौसम की न शेब व फराज देखे, और आपका पेट पालने के लिए माँ बाप लगे रहते हैं। और हमेशा ये माँ बाप ही एक हस्ती हैं कि जो Exactly. अपने से बड़े रुतबे पे आपको देखना पसंद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। मतलब हम सब मानते हैं, हम सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि पेरेंट्स की क्या वैल्यूज़ हैं और इनके साथ क्या करना चाहिए। वो जो कहते हैं जब आपके माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो ना करें, आपको कभी भी नहीं करना हो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और स्पेशली ये तो याद रखें अपने बच्चों के सामने, अपनी बीवी के सामने अगर कोई बात वालदा की या वालिद की बुरी लगती है ना, खुदा के वास्ते उस वक्त रिएक्ट ना करें। क्योंकि देखें माँ बाप है ना तो बहुत कुछ है, आप हैं माँ बाप की वजह से, वसीला हैं माँ बाप आपके। आप सोचें तो सही आप। तो बहरहाल हम कंटिन्यू करते हैं डॉक्टर शबाना जी से कि डॉक्टर साहिबा देखिए माँ का भी अपना एक रुतबा है, कोई शक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। बाप का भी अपना एक रुतबा है। मतलब हम किसी को ना अप कर सकते हैं ना डाउन कर सकते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैं समझता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं जो नो डाउट हर माँ निभाती है और बाप निभाता है। तो ये अक्सर जो डॉक्टर साहिबा बच्चे कुछ ज़्यादा समझने लगते हैं अपने आप को, और वो अपने बच्चों के सामने, अपनी बीवी के सामने, खुदा न खासा अल्लाह न करे सॉरी से जो बदतमीज़ी कर जाते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो आपकी वही हमेशा हम बात करते हैं, तरबियत पे बात होती है। क्योंकि एक अच्छा मर्द, अगर हम एक अच्छे मर्द की तरबियत करते हैं अपने बेटों की, तो वो बेटे कभी भी आपके सामने खड़े नहीं होंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं फैक्ट्स एंड फिगर के, जैसे वक्त के साथ साथ कुछ माहौल में चेंजेस आती हैं। बदतमीज़ी तो खैर किसी भी माहौल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं जिनमें बड़े उन चीज़ों को अपनी अना का मसला बना लेते हैं जो चीज़ें नॉर्मल होती हैं। एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि क्योंकि हमने हमेशा मर्द को इन चीज़ों के लिए, अल्लाह ताला ने इसीलिए मर्द को कवाम कहा है कि मर्द के अंदर अकल शऊर ज़्यादा होना चाहिए अपनी, क्योंकि उसको कवाम का मतलब ये है कि वो अपनी फैमिली को संभालता है। तो फैमिली संभालने का मकसद यही नहीं कि आपने सिर्फ एक रिश्ते को संभालना है, आपने पूरी फैमिली को इस तरह लेके चलना है कि हर आदमी एक दूसरे से खुश हो और उनको पता हो किसकी ड्यू रिस्पेक्ट कहाँ है। एक चीज़ ये कि कुदरत ने, इसीलिए अल्लाह ताला ने इंसान में मर्द को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाया है, क्योंकि मर्दों का जो मसल मास है एज़ कम्पेयर टू औरतों के 50% ज़्यादा होता है। यानी मसल्स जब उनके ज़्यादा होते हैं तो वो ग्रेट स्टेबिलिटी देते हैं आपके जॉइंट्स को, आपकी बोन्स को। इस लिहाज से अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि मर्द स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, साइंटिफिकली मेडिकली भी ये बात प्रूवन है कि मर्द को अल्लाह ताला ने स्ट्रेंथ दी है। उसके मसल्स मास जो है वो 50% औरतों से ज़्यादा होता है, 65% उसकी स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू फीमेल ज़्यादा होती है। उसके मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं जो उसके जोड़ों को, उसकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्टेबिलिटी देते हैं। ये तो एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा अल्लाह ताला ने उसके जो मेल हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उस मेल हार्मोन का एडिशनल जो है वो ये रोल होता है कि एक तो वो आपका कॉग्निटिव पावर कहते हैं सोचने समझने की सलाहियत। इसीलिए कहा जाता है कि मर्द पूरी फैमिली को संभाल सकता है। उसकी रीज़न ये होती है कि अल्लाह ने उसके जो
ہارمون ہے وہ ہارمون اس کی کوگنیشن کو یعنی اس کی سوچ کو اس کی سمجھنے کی استطاعت کو زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز یہ. دوسری ریڈ بلڈ پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے موڈ سوئنگز جو ہیں موڈس کو کنٹرول بہت اچھے سے وہ کر سکتا ہے کیونکہ جو اس کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں. تو قدرت نے جو کہا وہی سائنٹیفکلی پروون ہے کہ ایک مرد کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اسٹرانگ کیا ہے کہ اللہ نے فزیکلی بھی اس کے اندر اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ باڈی اس کی کہ وہ اسٹرانگ ہے ایز کمپیئر ٹو فیمیل. جزاک اللہ. یہ فزیکلی اسٹرینتھ کی ہم بات کریں, باقی مینٹل اور سائیکالوجیکل جو ہیلتھ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماحول کے اوپر. واہ واہ واہ, بہت اچھی بات کی. لیکن دیکھیں مردوں کو بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے, اور جو اکثر و بیشتر سنا گیا ہے کہ مارتے ہیں اور اپنی بیگمات کو اور کسی بھی حرکتیں کرتے ہیں, تو ہم کیا سمجھتے ہیں یا وہ مرد کیا سمجھتے ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ یہ مقافات عمل بن جائے. آنے والے دنوں میں آپ کا سوری سے پلیز جی ڈاکٹر صاحب آپ اس میں مت تو تھوڑا سا اکڑیے گا کہ وی آر پاورفل, مطلب پلیز ریلیکس رہیے گا. میں سمجھ سکتا ہوں مطلب آپ کو پاور دے رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, بٹ یو آر اسٹل آئی مین, اور مجھے پتہ ہے جس طرح سے آپ چلا رہے ہیں گھر کو, جو ہے نا حساسیت جو ہے جی یہ مرد ہو یا عورت ہو دونوں میں ہوتی ہے. ایک حساس مرد جو ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے دو ان کے ایسے الفاظ جو ان کے دل کو چیر دیتے ہیں. اور جیسے آپ نے اولاد کا ذکر کیا, اگر اولاد سامنے کھڑی ہو جائے, اور یقیناً ڈاکٹر شبانہ صحیح کہہ رہی ہے کہ تربیت کا اس میں عمل دخل بہت ہے. اگر آپ نے تربیت اچھی کی ہے اور حلال کا نوالا دیا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اولاد آپ کے سامنے کھڑی ہو اور رف تک کرے. یہ اور بات ہے کہ کسی وجہ سے دیکھیں دو طرح کی اولاد ہوتی ہے. ایک تو وہ کہ اگر آپ کو لگے کہ ماں باپ غلط ہیں, تو بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ اس وقت وہ ماں باپ سے کچھ نہیں کہتے ماشاء اللہ. لیکن بہت سارے وہ اولاد ایسی ہے کہ اگر غلط ہے تو وہ محفل میں ہی ٹوک دیتے ہیں کہ والد یا والدہ کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ غلط ہیں. تو یہ غلط ہے, یہ تربیت اچھی تربیت کی نشانی نہیں ہے. ماں باپ اگر برا بھی لگ رہا ہو ماں باپ کا کہنا, تو پھر بھی آپ ان کو غلط نہیں کہہ سکتے. آپ نے اکیلے میں بیٹھ کے ان سے بات کر سکتے ہیں, ڈسکشنز کر سکتے ہیں. ویسے تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ بچوں کو بھی اس طرح نہ ڈانٹیں کسی کے سامنے, تاکہ ان کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ پامال نہ ہو اور ان کو ہرٹ نہ ہو مینٹلی طور پہ. تو جب آپ کسی کو کسی کے سامنے تکلیف دیتے ہیں, بچے ہوں بوڑھے ہوں وہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں, تو تکلیف دیتے ہیں تو وہ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. پھر وہ جو اگر انہوں نے کوئی اچھا مشورہ بھی دینا ہے تو پھر وہ اس سے آپ کو فائدہ نہیں پہنچ پاتا, کیونکہ وہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں. سر بہت اچھی بات کی آپ نے, ریئلی یہ بہت اچھا میسیج ہے. ہمارے جو سینئر سٹیزن ہیں, ماں باپ جو ہوتے ہیں, ان کو بھی کیئر کرنا چاہیے, ان کو بھی کیئر کرنا چاہیے. کوئی بچے ہیں نیچرلی, بیٹیوں سے تو کم ہوتا ہے سر, لیکن کچھ بیٹیاں بھی اللہ معاف کرے, لیکن آپ ان کو بھی بھری محفل میں پلیز کبھی کچھ نہ کہیں. دیکھیں آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں کیونکہ آپ نے ان کو بڑا کیا ہے, تو یو سپوز ٹو بی مور اسمارٹ. تو بجائے یہ کہ بھری محفل میں کوئی بات کی جائے ان کے بچوں کے سامنے, ان کی بیگم کے سامنے, بڑی اچھی بات کی سر. پھر وہ بچے جو ہے نا واقعی پیچھے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اللہ ہی پتہ جانتا ہے. اور صاحب آپ اب ایک مرد تھوڑا ان کی طرف بھی آ جائیں کہ آپ نے تو بہت ساری بتائی دی چیز ہے نا کہ مرد کی مطلب ایبلٹیز کیا ہیں, عورت کو سمجھنا چاہیے اور عورت کو عورت رہنا چاہیے, ایسا ہی ہے نا سر. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں باقاعدہ مقابلے پہ آ جاتی ہیں, عورتیں بھی مقابلے پہ آ جاتی ہیں. مطلب کہ دکھ کی بات ہے, جو شادی کے بعد تو بچے نہیں ہوتے نا آپ کے, صحیح بات, وہ مرد اس وقت بھی کچھ نہ کچھ تو کر رہا ہوگا نا بیچارہ. ہاں وہ مرد جو بالکل ناکارہ ہیں تو ان کو تو یہاں پہ ان کی تو ہم بات ہی نہیں کریں گے. یہاں پہ جو کام کر رہے ہیں, رسپیکٹ گھر پہ دھیان دے رہے ہیں, اس کے باوجود بھی مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مطلب جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے بیویوں کا, ماں تو خیر سبحان اللہ, ماں کو تو چھوڑ ہی دیا. بیویوں کا عجیب سا ایک رویہ ہوتا ہے کہ دیر ہو گئی تھوڑی سی بس برپا ہو گئی. تو ان کے بارے میں, ان عورتوں کے بارے میں اگر جو بیگمات ہیں اسپیشلی, ان کے بارے میں کیا میسج ہوگا؟ بھی آپ بھی ماشاءاللہ بیگم ہیں ان کی. جی جی, اصل میں دیکھیں ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ مطلب مرد اور عورت کا مقابلہ کیا جاتا ہے. لوگوں کو ہمارے یہاں جو تربیت دی جاتی ہے, عورت اور مرد کا ایک مقابلہ, ایک مطلب کمپیریزن شروع ہو گیا ہے. کمپیریزن نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کہا جاتا ہے کہ اگر عورت روٹی پکاتی ہے تو مرد وہ آٹا خرید کے لے کر آتا ہے. اگر بچہ چلتا ہے, ماں بچے کو پیدا کرتی ہے تو باپ انگلی پکڑ کے اس کو چلاتا ہے. تو کسی بھی چیز میں عورت اکیلے کوئی کام نہیں کر سکتی, اس کا بیٹر
ہاف ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ عورت اور مرد گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ صرف آپ اکیلے ہی جو ہے سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ دوسرے انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے, تو یہ چیزیں جو ہے خرابی کا باعث بن جاتی ہیں. دوسری ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اگر آپ کسی کو ایکول رائٹس دے رہے ہیں, اگر آپ نے اپنی عزت کرانی ہے تو آپ کو دوسروں کی عزت کرنی پڑے گی. سمپل سا ایک رول, بجائے اس کے کہ ہم اتنا زیادہ بکھیرا کریں, ایک لائن یاد رکھیں کہ عزت کرانی ہے تو عزت کرنی بھی ہوگی. آپ اگر اپنی عزت سمجھتے ہیں تو دوسرے کی بھی اتنی ہی عزت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, چاہے وہ میل ہو چاہے وہ فیمیل. ایگزیکٹلی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم بچوں کی آپ نے بات کی, دیکھیں کہتے ہیں نا اب پچھتانے سے کیا ہوتا ہے جب چڑیاں اگ گئی کھیت. تو جب یہ جو لوگ اب یہ بات کرتے ہیں کہ بچے بدتمیزیاں کرتے ہیں یا بچے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے, اور یہ وہ وقت ہے جو جب وقت تھا تربیت کا. جیسے اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو سب کے سامنے ہم نے ڈانٹنا نہیں ہے, ہم نے بچوں کو نصیحت نہیں کرنی. ایکچولی ہوتا کیا ہے, ہمیں یہ چیزیں جب پتہ چلتی ہیں جب وہ چیزیں ہم پہ اپلائی ہو رہی ہوتی ہیں. جب وہ ہمارے ساتھ یہ بیہیویئر کر رہے ہوتے ہیں تب ہمیں یاد آتا ہے یہ بچہ تو ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, اس کو PSTD کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو پاس میں آپ کا جو ٹراما ہوا ہے بچوں کے ساتھ, جو بچپن میں ہوتا ہے, جو ہم فیل نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں 5 سے 6 سال کی عمر میں بچے کی پوری پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس عمر میں ہم بچے کو سب کے سامنے مار بھی رہے ہوتے ہیں, بچے کو ڈانٹ بھی رہے ہوتے ہیں. ہم اس وقت یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہماری بریک نہیں گو ہیڈ بچہ جو ہے وہ ہماری پراپرٹی ہے اور ہم بچے کے مالک ہیں. اس وقت پیرنٹس زیادہ تر یہی سمجھتے ہیں ہم بچے کے مالک ہیں, اون کر رہے ہیں ہم بچے کو, ہم بچے کے ساتھ جو چاہے سو. اس وقت ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ پہیا گھومے گا اور یہی چیز آپ پہ بھی اپلائی ہوگی. ہمیں پتہ جب چلتا ہے جب بچہ ایسا ہوتا ہے. آپ نے بچپن میں, اب ہم آپ کو سولوشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ جن کے بچے ابھی وہ چھوٹے ہیں کہ وہ اب اس اسٹیج پہ آنے سے پہلے ان کو کور کر لیں. ان کو جو ٹراما بچپن میں نہ دیں ان کو اس طرح کا کہ سب کے سامنے ڈانٹنا, دھکے دینا, دھتکارنا. آپ سمجھتے ہیں بچہ تو مجبور ہوتا ہے پھر آپ کے پاس آ جاتا ہے, آپ کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا. لیکن یہ بچے کے دماغ میں چیزیں پل رہی ہوتی ہیں. اس کے لیے یہ کوئی بات نہیں ہے ڈانٹنا, دھتکارنا, آپ کی انسلٹ کرنا, کیونکہ اس کی بھی ہوئی ہوتی ہے. اس کو آپ نے یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہی نہیں کیا. یہ کانسیپٹ ڈیولپ کرنا ہے تو بچپن سے آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. وہی عزت کرنی ہے اور پھر عزت ہوگی آپ کی. ماشاء اللہ. آپ دیکھیں کیا میسیجز ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے. ریئلی ہم سب سیکھ رہے ہوتے ہیں ہر لمحے. یہاں ایک چھوٹا بریک لیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تھینک یو ویری مچ. ویلکم بیک. تو بات ہو رہی ہے مردوں کی ہیلتھ کے بارے میں اور پیرنٹس ڈے کے بارے میں. میں ایک اپنا پرسنل سوال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ اللہ کرے آپ کے بھی علم میں کچھ اضافہ ہو. اسی بہانے ویسے ہی ہوتا ہے کہ مطلب کچھ میرے پیر میں آج کل بہت درد ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ لیفٹ پیر میں کافی کھچاؤ بھی لگ رہا ہے اور ایک جگہ جا کے آ رہا نو یہ 15-20 دن سے ہو رہا ہے. میں نے بڑی کوشش کی, کئی ڈاکٹر کے پاس گیا, کسی نے ارکن سا کہا, کسی نے کہا نرو کی دب رہی ہے, کسی نے کہا MRI کرا لیں. تو مطلب یہ کہ کرانے تو آدمی سب کچھ کروا سکتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان 15 دنوں میں مجھے کوئی ایسا اتنا فرق محسوس نہیں ہو رہا. تو آپ گائیڈ کریں کہ یہ کیا ہے, کیا بیماری ہے, ارکن نسا ہے یا کوئی. دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت ہم نے جو ویورز ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں سوال ہی آیا ہوگا کہ آپ نے اتنے ڈاکٹروں کو دکھایا کیونکہ آپ کے ساتھ 2 ڈاکٹر بیٹھے رہتے ہیں. تو نہیں ایک سیکنڈ گڈ پوائنٹ. سوری پلیز میں ان سے بات کروں گا. بہت اچھا سوال. ان کے پاس گیا تھا میں آئی تھنک 5-6 دن پہلے. اب چونکہ میں رہتا ہوں طارق روڈ پہ, تو بلیو اٹ اور ناٹ ایک یہ بہت بڑا ریزن ہے. پھر طارق روڈ سے آپ اگر خیامن راحت 10th اسٹریٹ پہ ہے ان کا کلینک, DHA کلینک. تو وہاں انہوں نے الحمدللہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہت اچھا ٹریٹمنٹ. اور اس وقت ان کے کلینک میں کم سے کم 4-5 پیشنٹ جو ہے نا موجود تھے. تو
اللہ ان کو بھلا کرے. میں ان کا دونوں کا بہت شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ اللہ ان کو قائم رکھے, آباد رکھے اور ملا کے رکھے, اور اسی طرح آپ کا سلسلہ کام کا چلتا رہے, آپ کا, آپ کے بچوں کا, بیٹوں کا, بہوؤں کا, بیٹیوں کا. تو سر اس کو اس لیے اچھا ہوا یاد دلایا. نہیں نہیں بالکل. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہے اور ڈائگنوز تو ہو گیا تھا, اس کے لیے ایم آر آئی کی ضرورت نہیں تھی. فزیکلی ہم دیکھ کے الحمدللہ کچھ باڈی کی موومنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں کیا پرابلم ہو رہی ہے. تو ان کو شیٹنگ نرو کمپریشن ہے, وہ جس کا ہم نے ان کو کچھ ایکسرسائز اور کچھ میڈیسنز بھی بتائی تھیں. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے عمل جو ہے وہ, کیونکہ یہ بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بہت اعلیٰ بھائی, بہت اعلیٰ. وہ کیا کہتے ہیں, لپیٹ لپیٹ کے مار رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آج تک درد ٹھیک نہیں ہوا, کافی دن ہو گئے. کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے شاید وہ کام کر لیتا ہے کہ جو ہم بتائیں گے, لیکن اب دیکھیں کہ چراغ تلے اندھیرا, کہ اتنے دنوں سے تکلیف میں ہیں لیکن ماشاءاللہ بہتر ہیں. بیزی بھی ہے نا, بیزی ہونے کی وجہ سے, اور اصل میں آ بھی نہیں پاتے ہمارے پاس. اور یہ انہوں نے قریب میں کسی کلینک جا رہے تھے اور وہاں بھی انہوں نے وہی ڈائگنوز کیا, کسی نیورو کو یا آرتھوپیڈک کو دکھایا, انہوں نے وہی ڈائگنوز کیا جو ہم نے 15 دن پہلے ڈائگنوز کر دیا تھا. تو بات یہ ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ جو نرو کمپریشن ہے یہ سلاؤچ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ سلاؤچ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی کمر میں خم آ جانا. میں اس وقت اسٹریٹ بیٹھا ہوا ہوں, اگر میں یوں ڈھیلا ہو کے بیٹھوں گا اس مینس کہ آپ کی کمر میں سلاؤچ ہو گیا, تو پیچھے کمر خم کھا گئی, ایسے ہو گئی. تو ہماری کمر تو یوں ہے سیدھی. تو یہ ہم کہاں کہاں بیٹھتے ہیں, سلاؤچ کا مطلب کمر کو خم کہاں کہاں آتا ہے. آلتی پالتی ماریں گے تو ہماری کمر سلاؤچ ہوگی, اکڑو بیٹھیں گے کمر سلاؤچ ہوگی. آپ بیڈ کے اوپر ٹیک لگا کے پیچھے تکیے بھی لگا لیں لیکن کمر میں سلاؤچ ہوگا, کمر خم کھائے گی. جبھی تو بیک کا حصہ جو ہے جو خالی رہ جاتا ہے, اسپیس رہ جاتا ہے, اس میں آپ تکیہ پھنساتے ہیں, وہاں سلاؤچ ہوگی. اگر آپ بغیر ٹیک کے بیڈ کے اوپر بیٹھتے ہیں یا چارپائی پہ ٹانگیں لٹکا کے بیٹھتے ہیں, سامنے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی کمر سلاؤچ ہوگی. آپ اسٹریٹ نہیں بیٹھ پاتے, آہستہ آہستہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں. چوڑی جگہ پہ بیٹھیں گے, پیچھے آپ چوڑا سرفیس اگر آپ کے پاس ہے, آپ کا صوفہ ایسا ہے, تو وہاں اگر آپ سے کہا جائے کہ پیچھے ہو کے بیٹھے, تو نارملی ہم پیچھے ہو کے بیٹھنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اوپر سے ٹیک لگا لیں پیچھے, اگر ہپ نہیں لگ رہی. تو جہاں ہپ نہیں لگ رہی وہاں پیچھے ٹیک نہیں لگانی چاہیے, وہاں بھی کمر سلاؤچ ہوتی. اب یہ ساری چیزیں میں نے کہا ہے کہ سلاؤچ کہاں کہاں ہوتی ہے آپ کی کمر. آپ نے سلاؤچ مطلب کمر کے خم کو نہیں ہونے دینا, مطلب آلتی پالتی مار کے نہیں بیٹھنا, اکڑوں نہیں بیٹھنا. اکڑوں آپ کہاں بیٹھتے ہیں, آپ WC پہ بیٹھتے ہیں, تو WC پہ کوشش کریں کہ نہ بیٹھیں. اور خاص کر وہ لوگ جن کی کمر میں تکلیف ہے, گھٹنوں میں تکلیف ہے, WC مطلب دیسی جو واش روم ہے, دیسی لیٹرین ہے, اس پہ نہیں بیٹھنا. کموڈ کا استعمال کرنا. جن کے گھر میں کموڈ نہیں ہے تو آج کل پلاسٹک کے بنے ہوئے بہت ہی خوبصورت کموڈ آتے ہیں, بالکل کموڈ کی طرح ہی ہوتے ہیں, وہ آپ WC کے اوپر رکھ لیجئے اور ماشاءاللہ وہ کموڈ کا کموڈ اور WC کی WC. جس نے WC استعمال کرنی ہے تو اس کو ہٹا دیں. اچھا, اب آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے, یاد رکھیے کہ ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. احتیاط آپ نے کرنی ہے, وہ اس لیے کہ جب تک احتیاط نہیں کریں گے تو آپ کی یہ تکلیف ختم نہیں ہوگی. مزید ڈیٹیل کے لیے آپ دوسرے ڈاکٹر سے ریفر کیا جاتا ہے, ڈاکٹر شبانہ کی طرف. جزاک اللہ سر, کیا بات ہے, واٹ انڈرسٹینڈنگ. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں, آپ کے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ اور کیوں ہو رہا ہے آپ کے ہوتے ہوئے, اور میں کیوں نہیں کر رہا آپ کو فالو. اصل میں جی مسکولوسکیلیٹل جو ڈس آرڈرز ہیں اس میں جتنا دوا امپورٹنٹ ہے اتنی احتیاط اور پوزیشن پوسچر بہت امپورٹنٹ ہے. اب آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جیسے میں آئی تو آپ نیچے صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو اس میں نیچے صوفے پہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے ہپ جوائنٹ پہ پریشر آتا ہے, وہیں سے آپ کی یہ نرو نکل رہی ہے, تو آپ اس کو اور اسٹریچ کریں. اب ایک چیز کھینچ رہی ہے, آپ اسے اور کھینچ رہے تو وہ ظاہر سی بات ہے اندر ہرٹ کر رہی ہے آپ کو. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے اونچی چیئر پہ بیٹھنا ہے, صوفے پہ نہیں بیٹھنا. جتنی بھی پریکاشنز ہیں, بیلٹ کا استعمال کرنا ہے, بس یہی چیزیں ہیں. اگر آپ احتیاط کریں گے 50% درد آپ کا ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. ہاں, بیلٹ تو میں نے یوز کرنا شروع کر دیا ہے ریئلی. ہاں بالکل, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا مجھے جب میں آیا تھا, انہوں نے لکھ کے دیا تھا مجھے. باقی دوسری جو ٹیبلیٹس ہیں نا وہ آئی ڈونٹ نو, مجھے یاد نہیں پڑ رہا, شاید وہ آپ کی ایک دو تو آپ کی ہی نیرومیٹ وغیرہ آپ کہہ رہے تھے کہ, لیکن اب آپ اچھی بات کریں کہ اس کو کم سے کم اتارا جائے. یعنی دیکھیے دوائیاں, ایلوپیتھی کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ افیکٹو ہی ہوتی ہیں, مطلب کہیں نہ کہیں اور آپ کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہے. ایسے ہی ہے موسٹلی.
देखिए, अगर पेन किलर बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, आपका लीवर के अलावा लीवर भी है, उसमें किडनी भी है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स खाने, क्योंकि लोड आपका वहीं जो एक्सक्रीशंस आपकी किडनी के थ्रू हो रही होती है, तो किडनी में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और आप बहुत ज़्यादा मेडिसिन खानी नहीं चाहिए। मेडिसिन से आपने देखा है कि अगर हम 20-25 की एज में होते हैं तो हमें दर्द का किसी का एहसास नहीं होता, फिज़िकली एक्टिविटी जब तक नहीं है जी आपकी। जी यार। तो क्योंकि हमारे यहाँ इन दिनों में बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं है, डॉक्टर शबाना ने जैसे कहा मसल मास 50% ज़्यादा होता है मर्दों का। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मर्द जो है फिज़िकली जो ज़्यादा एक्टिव इसलिए होते हैं कि वो बाहर के काम, पावरफुल काम, जितने भी ताकत की चीज़ें होती हैं वो मर्द ही कर रहे होते हैं, तो इस वजह से उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा भी होती है, तो वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो बाहर जाते हैं और ज़्यादातर औरतें घरों में रहती हैं, तो उनको विटामिन डी भी ज़्यादा वाफर मिकदार में धूप में निकलने का मौका मिलता है और वॉक करने का मौका मिलता है, तो इसलिए उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बरकरार रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मैं तो ये चाहता हूँ कि हाँ, अब तो मैं भी आ गया ना, क्योंकि अब हमें इन चीज़ों को नोट कर रख, बिलीव इट और नॉट, आप नहीं मानेंगे लेकिन हम तो चौथा साल है हमारा, एक साथ मिलकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैंने बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह, बहुत कुछ सीखा है मैंने, तो नेचुरली आपने भी सीखा होगा और सीखेंगे और सीख रहे भी होंगे। इसको नोट करें, उस पर अमल करें। इन चीज़ों के कितने आपका खम आ जाना आपकी कमर में, ठीक है सर, इस पर कितना एहतियात। बच्चे अक्सर लेट के, मेरी नवासी आई हुई है आजकल, तो मैं मतलब देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं आप लोग, लेटे हुए आप मोबाइल देख, कितनी बीमार आगे जाके सब मतलब नज़र आएगा, ये निकलेगा ये प्रॉब्लम। देखें, आप ये जो बात कर रहे हैं, हम फादर्स डे पे भी बात कर रहे हैं। जैसे हमने ये कहा कि बच्चे जो ये सीख रहे होते हैं, अब कुछ भी आपने सीखा पास्ट में, जो बच्चे मिसबिहेव करते हैं या अब परवाह नहीं करते, आप ये देखें जैसे अब आप एज अ फादर, आप लोगों की अब जो एज आ जाती है उसमें माँ बाप को जॉइंट पेन है, उठने बैठने में तकलीफ़ है, तो ये तकलीफ़ तो आप चाहे कैसे भी पेरेंट्स हो, अगर आप बीमार होते हैं बचपन में तो माँ बाप ने आपकी केयर की भी होती है, कभी भी आपको दर्द और तकलीफ़ में नहीं छोड़ा होता। तो आप कम से कम अपने माँ बाप को, जब वो तकलीफ़ में है, किसी परेशानी में है या कोई डिसेबिलिटी हो गई है, उठ नहीं सकते, सही से बोल नहीं सकते, तो इस वक्त आपका फ़र्ज़ बनता है, आप जो करेंगे आपके बच्चे वो सीख रहे हैं। आप ये ना समझें कि आप कोई एहसान कर रहे हैं पेरेंट्स पे, बल्कि आप अपना फ्यूचर बना रहे हैं, आप अपने प्लानिंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर की। अपने बच्चों के सामने अगर आप ये करेंगे, आपके बच्चे सीखेंगे कि अगर माँ बाप के साथ आप ऐसा कर रहे हैं तो वो कल को आपने उनकी जगह आना है और आपके बच्चों ने आपकी जगह आना है। बिल्कुल सही। दरअसल इस तरह की बातें हम बहुत से प्रोग्राम्स में कर चुके हैं। पेरेंट्स को तो बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरली होना भी चाहिए, लेकिन ये बात तय है कि ऐसी कंडीशन में आप अपने पेरेंट्स को, स्पेशली अपने पेरेंट्स को, जी जी, उनका बहुत ख्याल रखें। बिल्कुल। देखिए ये बातें जो है ना, ये सिर्फ सुनने की नहीं होती, इस पर अमल बहुत ज़रूरी है। जाने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आप सोचते, आपकी सोच है, आपको बड़ा दुख होगा। जाने के बाद भी कुछ नहीं होता आजकल। मैंने ये देखा है, मैं अक्सर गई हूँ उन लोगों के इंतकाल पे, मैंने देखा है कि इतने प्यार करने वाले माँ बाप चले जाते हैं, अभी तो उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, अपने अपने बच्चों में, उसमें अपनी दुनिया में मस्त होते। यही नफ्सा नफसी है। देखें ना आप, इसी में समझ नहीं आता हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ तक जाएंगे। उसके बाद फिर हम ये शिकवा करते हैं कि लोग हमारा ख्याल नहीं करते। जब हम अपने माँ बाप को नहीं देखते तो इसके बाद तो कोई रिश्ता रहता ही नहीं। जब आप उन लोगों की ख्याल नहीं कर रहे जो कि जिन्होंने आपको इस दुनिया में लेकर आए, आपको बोलना सिखाया, चलना सिखाया, तो फिर आप दूसरे लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो आपका ख्याल करेंगे। बस ये अल्लाह ताला खैर वाला मामला फरमाए और हमें वक्त पे ये बातें समझने वाला बनाए, बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे एक सवाल किया था, बीइंग अ फादर, आई मीन आपके बच्चों का क्या तौर तरीका है? आपकी बेगम आपके साथ, अब देखिए इस वक्त जो है ना, आप थोड़ा सा सही जवाब देंगे, बिल्कुल सच सच, नो आई मीन वो घुमाएंगे फिराएंगे नहीं। आप अक्सर आप घुमा देते हैं मेरे किसी हर सवाल पे मोस्टली। तो आपका बीइंग अ फादर और मर्द, अपनी हेल्थ के बारे में आप क्या ख्याल रखते हैं? दूसरा, आपका क्या तरीक़ेकार है बच्चों के साथ, स्पेशली नाउ यू आर हैविंग 2 बहवें आपके पास आ गई हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और देखें, असल चीज़ मैं एक चीज़ सोच रहा था इससे पहले कि मैं आपको जवाब दूं। बात यह है कि हम समझते हैं कि मसाइल और वसाइल की जंग है, कि जहाँ मसाइल हैं वहाँ शायद वसाइल नहीं है, इस वजह से ये जंग चल रही है। और वहाँ झगड़े भी हैं, वहाँ एक दूसरे से बदतमीज़ी भी है।
लेकिन अगर वसाइल ज़्यादा हैं अच्छे, आप बहुत अमीर हैं, खाते पीते हैं, तो वहाँ भी तो बदतमीज़ औलाद हो सकती है, वहाँ भी तो मार पिटाई हो सकती है, वहाँ भी तो एक दूसरे के साथ बेइज्जती और नफसा नफसी वाली बात हो सकती है। लेकिन मसाइल और वसाइल की जंग तो ना हुई, यहाँ तरबियत की बात हुई। बात यह है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल याद रखिएगा कि जहाँ बहस वाला मामला चला जाए तो यकीन जाने वहाँ ख़राबियाँ पैदा होती हैं। और इसमें बहस औलाद अगर माँ बाप से करती है तो भी यकीन जाने कि कुछ देर के बाद वो मामला बिगड़ सकता है। तो आपने बहस से परहेज़ करना है, आपने ख़ुद सीखना है। देखिए याद रखिएगा कि आप 4 लोगों में अगर बहस हो रही है तो एक आदमी जो सीख सकता है वो आप खुद हैं। वेरी गुड, इम्पॉर्टेंट, सबसे बहुत। 3 को नहीं आप सिखा सकते, आप खुद को तो सिखा सकते हैं। तो उस बहस का हिस्सा मत बनिए। अगर आप लगते हैं कि आपको ये बहस किसी और तरफ चली जाएगी तो आप उसमें से साइड हो जाइए, क्योंकि एक बंदा कम होगा तो दूसरे लोग खामोश हो सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी मसाइल नहीं पैदा होंगे। तो इसलिए माँ बाप के साथ बेइज्जती, माँ बाप की बेइज्जती करना, बच्चों की बेइज्जती करना और मिसबिहेव करना, इंग्लिश में यही कहते हैं ना, मिसबिहेव करना, तो ये जब ही होता है जब आप दू बदू बहस में चले जाएं। और फिर जब बहस में जाएंगे तो ये तकलीफ़ें परेशानियाँ होंगी। आपने जो सवाल पूछा कि आप किस तरह करते हैं, देखिए सर इससे पहले इसी को कंटिन्यू करेंगे एक छोटे ब्रेक के बाद, माइंड ना कीजिएगा सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह वापस आते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू। वेलकम बैक। बात हो रही है डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ। जी सर, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, सवाल आपने पूछा सर कि हम बच्चों के साथ कैसे करते हैं। लेकिन बचपन से लेके अब तक कोशिश हमारी ये होती है कि हम अच्छे से अच्छा उनको खाना दें, अच्छे से अच्छा एजुकेशन दें। तालीम के अलावा ज़ाहिर है उनकी तरबियत पे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर होना चाहिए। इसके लिए माँ बाप जो है दिन रात मेहनत करते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी सेहत को भूल जाते हैं। माँ होती है तो भी वो दिन रात कोशिश में लगी रहती है। हमारी जो बेगम है वो तो आप वर्किंग लेडी हैं और ज़ाहिर है कि उन्होंने भी शाना बेशाना मेरे काम किया और मेहनत की, जिस तरह हमने मर्द मेहनत करता है। और बल्कि मैं समझता हूँ कि औरत का काम बढ़ जाता है जब वो घर से निकलती है, तो डबल हो जाता है। तो मैं इस बारे में तो ज़ाहिर है तारीफ़ करूँगा अपनी वाइफ की, और इसमें कोई शक भी नहीं। तो दूसरी बात यह है कि हम दोनों मशवरा करते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई चीज़ बिगड़ने वाली है तो दोनों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए माँ बाप में, कि वो एक दूसरे को सहारा दे, संभालें। अगर कहीं गलती हो रही है तो एक दूसरे को उस बात पे कोशिश करें कि वो बात संभाल सके। तो हमने ये कोशिश की है। मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ अपने पार्टनर से भी और बच्चों से भी कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा चुप नहीं हो रहा तो हमें खामोश हो जाना चाहिए। बिल्कुल। हमें रिएक्ट देखिए 2 तरह का रिएक्शन होता है। खामोशी बहुत बड़ा हथियार है। तो अब आप खामोश हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दूसरे को सबक मिलता है इससे। और अगर आप किसी चीज़ को समझाने के लिए बहस में चले जाते, उलझ जाते हैं, तो कोई फिर समझता नहीं है। तो इसलिए अगर आप तरबियत करना चाहते हैं, जहाँ समझते हैं कि आप पहले आप देखें कि उस वक्त का इंतज़ार कीजिए जब कोई इस मूड में हो कि वो आपकी बात सुन सके, तो फिर उस वक्त कहिए। लेकिन जब लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है, जब कोई बहस मुबाहिसा चल रहा होता है, तो उस वक्त ऐसा कोई मौका नहीं होता कि आप किसी को अपनी बात कन्वे कर सकें। तो इसलिए उस वक्त ना करें, उस वक्त आप खामोश हो जाए। क्या बात है सर, वाकई बहुत अच्छा पॉइंट है। ये अक्सर बार बोला है यहाँ भी और हर जगह बोला जाता है कि आप बहस ना करें। अगर आप कुछ हो रहा है प्रॉब्लम तो आप बिल्कुल साइड लाइन हो जाएं, या तो बैठ जाएं, खामोश हो जाएं, वज़ू कर लें। अब वो आपने अगर बहस की, सवाल जवाब, तो सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं, यहाँ तक कि घर भी बिगड़ जाते हैं। सही है ना डॉक्टर साहब? तो आप कितनी बहस करती हैं इनसे? करती भी हैं या नहीं करती? नहीं, वाकई ये तो बहुत अच्छी माँ और बहुत अच्छी बेगम है। और देखिए बहुत कभी कभी
यहाँ मुझे टाइम इनका है, लेकिन मैं बोलूँगा हाँ, इनके go ahead, लिए। no problem. कभी कभी बच्चों को आप ऊंची आवाज़ में भी बात करते हैं समझाने के लिए, और कभी कभी आप खामोश भी हो जाते हैं। तो दोनों क्वालिटीज़ होती हैं माँ बाप में, और ये अच्छे माँ बाप में ही होती है, और उसमें डॉक्टर शबाना ज़ाहिर है सर फहरिस्त। माशाल्लाह, नो डाउट। आई मीन देखिए, जिस तरह के आपके बेटे हैं, अभी भी मुझे याद पड़ता है कि आप अपनी बहू की पिक एंड ड्रॉप भी अगर बेटा हॉस्पिटल आप ही करते हैं, आप लोग मिलकर, है राइट? देखिए पता है क्या है, ये वाकई वालिदैन का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी हम अगर माशाल्लाह अगर हम एक दूसरे से मिले हुए हैं ना, तो फिर सारे हालात ठीक होंगे आपके घर के। अगर मियाँ बीवी मिले हुए नहीं होंगे तो फिर माफ़ कीजिएगा, वो कुछ भी कर लें बाद में आप। ठीक, सही बात। वही आपने बड़ी बच्ची की बात की थी कि जब क्या चिड़िया चुग गई खेत, क्या है क्यों आई, है ना, ऐसा ही है ना कुछ। जी, और हम रोते उसी वक्त हैं। जी डॉक्टर साहिबा, हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पता नहीं ब्रेक होगा नहीं होगा। नहीं, ये लास्ट है 10 मिनट। लास्ट है, श्योर, पक्की बात है जी, लॉक कर दूँ बिल्कुल सर। तो अब आप माँ भी हैं और बेगम भी हैं माशाअल्लाह, और आपके बच्चों को तो खैर मैंने देखा है, अल्लाह का बड़ा करम है। और वाकई तरबियत का और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ साहब, माहौल का भी असर पड़ता है। मतलब जिस जो गैदरिंग आपकी होती है ना, वो बहुत कुछ सिखाती है, ऐसे ही है ना, क्या कहती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सिखाती है। असल में जब हम अपने बच्चों के नए रिश्ते जोड़ते हैं, नए उनके दोस्त, या कॉलेज में जब वो जाते हैं, उस वक्त ज़रूरत ये होती है कि हमें समझदारी का काम लेना है। ये नहीं कि आप जिस स्कूल में अब आपने अगर डाला तो आपने उनकी कंपनी देखनी है। कॉलेज अगर चेंज हुआ, या जहाँ पर आप रहते हैं नए दोस्त चेंज हुए, उनके ऊपर नज़र रखनी है। उसके बाद जब आप इस स्टेज से गुजर जाते हैं, उनकी शादियों का मरहला आता है, तो आपने उनकी शादियां सोच समझ के करनी है, देख के करनी है, इस तरह के लोगों में करनी है जो बच्चे को मेंटल पीस दें। ऐसे लोगों में अगर आपने अपने बच्चों की शादियां कर दी जो कि उनको मेंटली जो है वो परेशान रखें, तो वो बच्चे फिर आगे नहीं बढ़ते, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। तो कोशिश यही करें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे कामयाब हों, आगे बढ़ें, तो उसमें उनके इर्द गिर्द माहौल में जो लोग हैं, आप बेशक बहुत अच्छे हैं, आपने उन्हें बड़ी अच्छी तरबियत दी है, तरबियत का 50% असर हुआ, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, जो उनके सराउंडिंग में लोग हैं जो ज़्यादा वक्त आपसे ज़्यादा वक्त उनके साथ गुजारते हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो ज़्यादा वक्त वो आपके साथ गुजारते हैं, आपके जो है वो इन्फ्लुएंस में होते हैं, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी, ज़्यादा वक्त जो है वो कॉलेज में गुजारते हैं, फ्रेंड्स में गुजारते हैं, शादी हो जाती है तो उसके बाद ज़्यादा वक्त अपनी वाइफ के साथ गुजारते हैं, तो फिर इन लोगों की जो पर्सनैलिटी है उन बच्चों के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो कोशिश करें उस वक्त ये ना सोचें कि हमने तरबियत कर दी, अब बच्चे जाने उनका काम जाने, ये बिल्कुल गलत है। हम माँ बाप हैं, हमें उनको अब हमारा तरीका बदल जाना चाहिए। तरीका वो नहीं जो बचपन में जैसे हम बच्चों को कहते थे, अब वो तरीका नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली हमें अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना, हमें आखिरी वक्त तक जब तक माँ बाप जिंदा हैं हमें उनकी तरबियत करनी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। देखिए बिगाड़ कहाँ होता है कि माँ बाप बच्चों को इतनी आज़ादी दे देते हैं, छोटे छोटे बच्चे आजकल मोटरसाइकिल चला रहे हैं। बिल्कुल, अल्लाह अकबर। अब जब इस तरह से आपने बच्चों को आज़ादी दी हुई है, तो वो क्या करेगा, मतलब आप अब क्या कर रहे हैं? तो ये बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है कि पेरेंट्स को यहाँ बाप का हिस्सा ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि अब हर वक्त तो बेगम बाहर नहीं जाएगी ना, तो आप नज़र रखें, स्कूल जाएं, इनके दोस्तों से मिलते रहा करें। देखिए ये तरीक़ेकार होता है, ऐसे ही है ना सर? जी, हम क्योंकि प्रोग्राम कर रहे हैं हेल्थ से रिलेटेड, और हेल्थ का प्रोग्राम है, उसी में हमने ये टॉपिक चूज़ किया। और जब टॉपिक चूज़ करते हैं तो हेल्थ की भी बात कर लेते हैं। तो हेल्थ आपके वालिदैन की, आपके बुज़ुर्गों की, और ख़ासकर वालिद की हेल्थ, उसका भी ख्याल रखें, क्योंकि वो मज़बूत थे तो आपको यहाँ तक पहुँचाया। और अगर किसी वजह से बीमार हैं, कमज़ोर हो गए हैं, तो याद रखिएगा कि घर का जो मेन पिलर है अगर वो कमज़ोर पड़ गया तो फिर तो देखिए, बूढ़े जो माँ बाप हैं ना, वो घर में अगर मौजूद हैं, बीमारी सही, उनकी अगर आप उनके हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, उनकी मेडिसिन का ख्याल रखते हैं, तो वो भी एक बरकत है, अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। जब बुज़ुर्ग चले जाते हैं ना, तो एहसास जब होता है कि घर का बिल्कुल सूना सूना लगता है। तो इसलिए अगर वो डायबिटीज़ है उनको, अगर हाइपरटेंसिव हैं, या कोई और किसी बीमारी में मुब्तला हैं, तो दवा नहीं दे सकते तो कम से कम अच्छी बात तो कर सकते हैं, उनको तकलीफ़ तो नहीं दीजिए। जब अगर आप कहते हैं ना कि अगर
اگر آپ کی ہوئی ایسی بات جو ان کے دل کو چیر جائے تو دنیا بھی چلی جائے گی اور آخرت بھی چلی جائے گی. تو ماں باپ سے ہمیشہ یاد رکھیے، دعائیں لیتے جائیے، اور ماں باپ کی میڈیسن اسپیشلی ان کی صحت کے بارے میں ضرور کانشیس رہا کریں، خیال رکھیں. تھینک یو سر. دراصل ابھی کوئی ایسا نہیں ہے، ٹائم ہمارے پاس لگ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ویسے تو ماشاء اللہ دیکھیں پیرنٹس کی بات کر لی انہوں نے، اور میڈیکیشن کی تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں، اس میں ایسا میڈیسن تو ہوتا نہیں ہے کہ آپ ان کو پلا دیں ماں باپ کو وہ آپ کے ہو جائیں. یا اچھا یہ جو لکھا ہوتا ہے جادو کروا لیں محبوب آپ کے قدموں میں، اور تو ان سے رابطہ نہ کیا جائے گا. اگر وہ قسمت جی بس بدل آخری ہر مومنٹ چل رہے ہیں تو ہم ایک میسیج دیکھیں. آپ کے فادر جو ہیں وہ اسٹرانگ تھے، اسٹرانگ ہیں مینٹلی، اب بھی ہیں، تو اپنے باپ کی قدر کریں جس نے آپ کی ایک اسٹرانگ پرسنالٹی بنائی. ایسا نہ ہو آپ کی کچھ بے پرواہی کی وجہ سے آپ کے سر سے یہ امپورٹنٹ سایہ جو ہے وہ چلا جائے. اپنے ماں باپ کے کیے ہوئے احسانوں کو یاد رکھیں، اس سے نہ صرف دنیا سنورے گی بلکہ آپ کی آخرت میں بھی آپ سرخرو ہوں گے. ماشاء اللہ. سر شارٹ بریف. نہیں سر، وہ بات یہ ہے کہ تکلیف ہوتی ہے جو بچے جو ہیں جب ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بہت دفعہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے، مطلب جو پتہ چلتا ہے حدیث سے، کہ اگر آپ کی آواز ماں باپ سے اونچی ہو جائے تو اس گھر میں برکت اٹھ جاتی ہے. تو اپنی آواز کو ماں باپ سے ہمیشہ نیچے رکھیے، ان کا ادب کیجئے، خیال کیجئے، کیونکہ ان کے محبت سے دیکھی، ان کی طرف دیکھا ہوا محبت کی نظر جو ہے وہ بھی آپ کو برکت دیتی ہے، آپ کے لیے آخرت بھی سنور جاتی ہے. جزاک اللہ سر. دیکھیں فادر ڈے یا مدر ڈے یا مطلب مردوں کے دن، ہیلتھ کا دن، اور یہ سب باتیں ہیں، یہ ٹاپکس ہوتے ہیں، لیکن بلیو اٹ اور ناٹ آپ کو دونوں کا خیال رکھنا ہے، دونوں کا. نیچرلی ماں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. کچھ بھی کہہ لیں، کچھ بھی سوچ لیں آپ، بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے، پھر جب دنیا میں آتا ہے، اس کے بعد جو محنت ہوتی ہے، تو بس یہی ہے کہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیں، خود بھی ہیلدی رہیں اور پیرنٹس کو بھی ہیلدی رکھیں، تاکہ سب کچھ سنبھل جائے آپ کے ساتھ، ہر چیز بہتر ہو جائے اور آپ کو اجر ملتا رہے. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.